आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का 85वां महाधिवेशन 24 से लेकर 26 फरवरी को रायपुर में हुआ था और इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और महाधिवेशन को देखकर ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम इस महाधिवेशन में अपना एक एकजुट चेहरा प्रस्तुत कर रही है। कुछ महीने पहले तक या 6-7-8 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी काफ़ी गहरे संकट से जूझ रही थी और वो संकट G23 के अस्तित्व के रूप में था। वो संकट पार्टी में कोई नया अध्यक्ष नहीं होने के रूप में था। लेकिन धीरे-धीरे करके कांग्रेस ने अपने आप को इन संकटों से निकालने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के कैडर में कम से कम कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि एक उत्साह का संचार हुआ, उनके संगठन में थोड़ी ऊर्जा भरी है। तो जो ये कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, क्या उसने कांग्रेस में इस नई ऊर्जा के संचार को परिलक्षित किया है? क्या कांग्रेस के महाधिवेशन ने यह बताया है कि कांग्रेस अब 2024 के चुनावों के लिए तैयार है, वह भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर सामना कर सकती है, या वह इस स्थिति में आ चुकी है कि विपक्षी दल उसके नेतृत्व को स्वीकार करें और उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चुनावी मुकाबला होने वाला है उसमें उतरे, या फिर कांग्रेस अपनी वैचारिक स्थिति को स्पष्ट कर पाई है? तो इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्ते। और आज की इस पूरी चर्चा की शुरुआत मैं इसी प्रश्न से करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसके कुछ भागों को मैंने देखा और मुझे ये सुखद आश्चर्य लगा कि अधिकांश युवा नेता उसमें भाषण दे रहे थे और सारे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि 40-45 वर्ष की उम्र के थे और बहुत ऊर्जा के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। कई प्रस्तावों को रखने की बात थी तो उसका जिम्मा भी युवा नेताओं को दिया गया था। तो इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि ये जो महाधिवेशन है उसने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार किया है? जो G23 जैसे पूरी एक तरह की उलझन की स्थिति थी पार्टी में, वो दूर हुई है। कांग्रेस ने इस महाधिवेशन में एक पूरा प्रस्ताव पारित किया कि 50% से ज़्यादा सीटें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होंगी, वो 50 वो पिछड़े वर्गों के लिए होंगी, यानी कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन तबकों के लिए। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हुई, लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आगे दिलाऊँगा। हो सकता है आप इस बात पर खुद प्रकाश भी डालें कि जो बातें उन लोगों को करनी चाहिए थी, यानी कि एक पार्टी को एक टिकट मिले, एक पार्टी के एक ही व्यक्ति को चुनाव में लड़ने का मौका मिलेगा, ये फैसला नहीं हो पाया। एक व्यक्ति एक पद का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक ऐसा एकजुट चेहरा अपना प्रस्तुत किया है जो कि देश की जनता को आकर्षित करे, या कम से कम जो चुनाव या राजनीति के समीक्षक हैं उन्हें यह लगे कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब यह लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, तो उससे कांग्रेस को लाभ हुआ है, राहुल गांधी को लाभ हुआ है, कांग्रेस के संगठन को लाभ हुआ है, कांग्रेस की एकता उससे बेहतर हुई है, कांग्रेस की सार्वजनिक छवि बेहतर हुई है, राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि बेहतर हुई है। ये सब बातें बिना किसी शक के हम लोगों को मान लेनी चाहिए। और राहुल गांधी के आलोचकों और भाजपा के आलोचकों ने भी मोटे तौर पर घुमा फिरा के, अगर सीधे नहीं तो इन बातों को मान ही लिया है। और ये भी बात सही है कि अगर रायपुर महाअधिवेशन में ये तय किया गया है कि वो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, स्त्रियों को कांग्रेस के संगठन में ज्यादा जगह दी जाएगी, तो ये बात भी ठीक है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि आखिरकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और स्त्रियों के नाम पर कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस की जो निर्णयकारी की तो कांग्रेस की जो निर्णयकारी इकाइयां हैं, उनमें जिनको रखा जा रहा है वो लोग दरअसल हैं कौन? केवल इसी से काम नहीं चलता है कि हम ये कह दें कि हम दलितों को रखेंगे, हम आदिवासियों को रखेंगे, हम पिछड़ी जातियों को रखेंगे, हम स्त्रियों को रखेंगे। कांग्रेस में हमेशा से इन तबकों के लोग रहे हैं। भाई, अब आप रायपुर अधिवेशन से इनकी संख्या और बढ़ा देंगे, ये ठीक बात है, मैं कह चुका हूं, ये एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप किन को रखेंगे? क्या ऐसे लोगों को आप रखेंगे जिनका स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद में फिर प्रदेश स्तर के ऊपर कुछ किन्हीं समुदायों में कोई प्रभाव है? क्या वो अपने समुदायों के नेता हैं?
देखिए, पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस को उन समुदायों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो धीरे धीरे करके 60 के दशक से उसका साथ छोड़कर जाते रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने पिछड़ी जातियों में से किसी को, दो लोगों को रख लिया, तो वो क्या है, क्या उनका कोई प्रभाव है? अब देखिए, हमारे वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक हैं सुभाष पलसीकर, उन्होंने आज रायपुर अधिवेशन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर लंबे अरसे से स्थानीय स्तर पर जो मास लीडर हैं, जननेता हैं, उनकी कमी है। तो ये बहुत पते की बात है। जब वो जननेता कह रहे हैं तो मैं उसका मतलब इसलिए इस तरह निकालता हूं कि समुदायों के नेताओं की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जो अपील करें तो उनके समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपील मानकर कांग्रेस के समर्थन में खड़ा हो जाए, कांग्रेस के लिए काम करे, कांग्रेस को वोट दे। सवाल ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को कांग्रेस रख रही है वो लोग हैं कौन? क्या वो कोई प्रभावी हैं, या वो कांग्रेस में पहले से जो जड़ जमाए बैठी हुई शक्तियां हैं, जिनकी तरफ भी सुभाष पलसीकर ने इशारा किया है, उन्हीं के चाटुकार लोग हैं जो कि विभिन्न समुदायों से आए हुए हैं, लेकिन वो केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए और कांग्रेस में शामिल होकर राज्यों के स्तर पर, कई जगह कांग्रेस राज्यों में सत्ता में भी है या सत्ता में आने वाली होती है या प्रमुख दावेदार है सत्ता की, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या वास्तव में उनके पास ऐसी क्षमता है जिससे वो कांग्रेस के जनाधार को विस्तृत कर सकें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो कांग्रेस का आला कमान है अपने संगठन का विस्तार किस तरीके से कर रहा है। एक जो महत्वपूर्ण बात पार्टी के डेमोक्रेटाइजेशन की होती है, जब पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे, तब आपने कहा था कि लोकतंत्र में जो पार्टी के भीतर का जो लोकतंत्र होता है, उसको आप ज़्यादा बढ़ाएँ और सदस्यों का चुनाव करें, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव करें, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनाव में उनको जीत मिलेगी। लेकिन और इस बात को लेकर कई टीकाकार कांग्रेस की आलोचना भी कर रहे हैं कि उसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं कराया और एक तरीके से जो पीछे उसने एक संकल्प लिया था, उससे वो एक तरीके से 2 कदम उसने अपने आप को पीछे किया है। लेकिन मैं सवाल पर आने से पहले मेरे मन में ये बात आती है कि शायद अगर हम देश के विभिन्न दलों के भीतर जो लोकतंत्र की स्थिति है, उसमें अगर हम कांग्रेस को देखें तो शायद तुलनात्मक रूप से उसकी स्थिति बेहतर है। काफ़ी दबाव के बावजूद के कारण ही सही उसने चुनाव करवाया, उसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल कांग्रेस की वैचारिक स्पष्टता को लेकर है कि क्या कांग्रेस ने इस महाधिवेशन से खुद को वैचारिक रूप से साफ किया है कि वह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अलग है, आर्थिक मामलों में या फिर जो अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो पहले भी नई परख में कह चुका हूं कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन मैं आंतरिक लोकतंत्र के मसले पर बहुत हाय हाय करने के पक्ष में नहीं हूँ। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में इस सवाल को इतना पवित्र तरीके से पेश किया जाता है कि अगर किसी पार्टी के भीतर चुनाव हो जाते हैं तो समझ लीजिए पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो गया और अब उस पार्टी में कुछ भी आलोचना के काबिल नहीं बचा। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि पार्टियां अच्छे तरीके से चलाई जानी चाहिए। पार्टियों में समाज के विभिन्न तबकों की, उनकी जो संख्यात्मक स्थिति है उसके हिसाब से बेहतर नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब वो नुमाइंदगी कैसे होगी? नुमाइंदगी के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चुनाव कराएं, उसके जरिए नुमाइंदगी हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप नामजदगी करें। तो पार्टियां चुनाव कराने के साथ साथ में नामजदगी के जरिए भी बेहतर तरीके से चलती हैं, और पार्टियों में अगर आप कोई आंतरिक संगठन के किरदार में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव से ज्यादा वो नामजदगी के जरिए परिवर्तन बेहतर तरीके से होता है। तो मैंने पिछली बार भाजपा का उदाहरण दिया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम जितने भी मुकाम थे उन पे ऊंची जातियों के लोग काबिज थे। आला कमान ने एक बार तय किया और उन्होंने एक तरह से जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते थे उन चुनावों को स्थगित कर दिया, रोक दिया, और उन ऊंची जातियों के लोगों की जगह ओबीसी जाति के और कमजोर जातियों के लोगों को रखा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़े पैमाने पर ओबीसीकरण हुआ। उस ओबीसीकरण का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धनाधन चुनाव जीत रही है। तो अगर वहां पे चुनाव कराने पर ही जोर दिया जाता तो फिर वही होता कि जो जड़ जमाई बैठी हुई शक्तियां हैं
वो तिकड़म करके अपने लोगों को वहां पर चुनवा देती। तो कांग्रेस में जरूरी नहीं कि चुनाव के जरिए ही कांग्रेस के अंदर कोई परिवर्तन होगा या लोकतंत्रीकरण होगा। चुनाव के जरिए भी हो सकता है और वो नामजदगी के जरिए भी हो सकता है। दोनों में नेतृत्व को बुद्धिमानी बरतनी पड़ेगी, परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए एक योजना बनानी पड़ेगी। उस योजना में तय करना पड़ेगा कि कितना चुनाव से काम लेंगे। चुनाव भी एक युक्ति है, एक विधि है। कितना चुनाव से काम लेंगे और कितना नामजदगी से काम लेंगे, कितना नामांकन से काम लेंगे। ये दोनों बातों को मिलाकर जहां जरूरी समझा जाएगा, पूरी तरह नामजदगी की जा सकती है। केवल इसलिए कि नामजदगी की गई है और चुनाव नहीं किया गया है तो वो कोई परिवर्तन बहुत खराब नहीं हो जाता। ऐसे परिवर्तनों का भी बहुत लाभ होता है। तो ये एक बहुत हद तक भाजपा से अपने आप को अलग दिखाने का सवाल है। ये एक ऐसा मसला है जहां पर नामजदगी, चुनाव और आंतरिक लोकतंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो जो पार्टी का आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं क्या हैं, उसकी रणनीतिक समझ क्या है, वो दरअसल किस चीज को अपना मुख्य निशाना बनाना चाहती है, किस सवाल के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं। अगर कांग्रेस ये तय करती है कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे आर्थिक प्रश्नों के ऊपर, अदानी का सवाल, क्रोनी कैपिटलिज्म, इन सवालों के ऊपर लड़ना है, तो उस तरीके से नीति बननी चाहिए। सारा फोकस वहां होना चाहिए। पार्टी की अधिकतम गतिविधियां उस तरफ उन्मुख होनी चाहिए। अगर पार्टी समझती है कि नहीं, हम तो सेकुलरवाद के मुद्दे पे लड़ेंगे, मोहब्बत के मुद्दे पे लड़ेंगे, भारत जोड़ने के मुद्दे पे लड़ेंगे, तो वहां पे फोकस होना चाहिए। अगर दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है, तो ये बराबर बराबर जोर तो की नीति तो कहीं होती नहीं है। तब भी देखना पड़ेगा किसके ऊपर हम ज्यादा जोर देंगे, किसके ऊपर हम कम जोर देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका फैसला अभी तक कांग्रेस रायपुर अधिवेशन में नहीं कर पाई। जी, जी। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, कि जो महाधिवेशन हुआ उसमें सोनिया गांधी के सिर पर छतरी रखी हुई थी। शायद उनकी तबीयत खराब थी, इसके कारण से, बीमारी से उठी हैं इसके कारण से, और भी कोई कारण हो सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर कोई छतरी नहीं थी। तो शायद ये प्रधानमंत्री की राजनीतिक सूझबूझ भी है कि वो इसी तरीके के मसले को उठाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये दिखाता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। जो और ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके सिर पर छतरी नहीं थी। तो ये तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये इस बात से जुड़ा हुआ है कि उदयपुर से लेकर रायपुर तक जो कांग्रेस में बदलाव हुआ, यानी कि एक नया अध्यक्ष, गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष उनको मिल गया। तो क्या वो अध्यक्ष लोगों में या टीकाकारों में भरोसा पैदा कर पा रहा है कि सच में उसके भीतर इतनी कुव्वत है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कांग्रेस को एक नई दिशा में ले जा सकता है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या भूमिका थी जब उन्हें अध्यक्ष बने? वो चुनाव के जरिए ही बने। वो चुनाव कैसा था, क्या था, ये अलग बात है। तो उनकी भूमिका दरअसल क्या थी? क्या उनके सामने टास्क क्या था? कार्यभार कौन सा था जो उन्हें थमाया गया? उन्हें कांग्रेस की स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं थी, स्थानीय स्तर का मतलब होता है जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक। प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटना था उन्हें। लेकिन हमें तो नहीं दिखाई पड़ता कि वो समस्याओं से निपट पा रहे हैं। अब राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत के बीच में झगड़ा था। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो झगड़ा कम हो गया, या दोनों में दोस्ती हो गई, या आला कमान दोनों में से किसी एक को अत्यधिक प्रमुखता कर देते हुए दिख रहा है, या दूसरे की उपेक्षा करते हुए दिख रहा है? ये इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला। पंजाब कांग्रेस की जो बुरी हालत हुई थी पिछले चुनाव से पहले, आखिरकार अब पंजाब कांग्रेस किस दशा में खड़ी हुई है, इसके बारे में भी अभी हमें कोई संकेत नहीं मिलता। तो जगह उत्तर प्रदेश में जो पार्टी की स्थिति है, खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश में। पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब पार्टी के पास नेता नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वहां पे कुछ नए नेताओं की खोजबीन हुई? क्या किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या यही काम सौंपा गया कि वो कांग्रेस के संगठन को और जनोन्मुख बनाने के लिए, आधार विस्तृत करने के लिए कोई एक ब्लूप्रिंट ही बनाए, कुछ तो करें? तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, और वो एक तरह की तकनीकी रूप से कहा जाए तो वो गांधी परिवार के नहीं है, लेकिन कांग्रेस के संगठन की सेवा वो किसी नई शैली से कर रहे हैं, ये होते हुए दिखाई नहीं देता।
एक जो इधर महत्वपूर्ण बात हुई है कि बार-बार इस बात को आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि विपक्षी दल, खासतौर पे जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं बिहार में, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि कांग्रेस को ये फैसला जल्दी से करना चाहिए कि वो अगले चुनाव में किस तरह के गठबंधन के साथ आगे जाना चाह रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि शायद रायपुर महाधिवेशन में कांग्रेस इसके बारे में कोई ठोस फैसला ले, पर ऐसा लगता है कि इस चीज़ को भी अभी टाल दिया गया है कि आगे जैसी स्थितियाँ बनेंगी, वैसा हम फैसला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस दिशा में एक ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, वो थोड़े अनिर्णय की स्थिति में है? और दूसरी चीज़ ये भी देखने में आई है कि कांग्रेस को जो नेता हैं, जैसे कि राहुल गांधी जब मेघालय में प्रचार करने गए, तो उन्होंने टीएमसी की भी काफ़ी तीखी आलोचना की। अभी जो पूरा आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो कांग्रेस ने उस तरफ बहुत हमदर्दी के नज़रिए से नहीं देखा, बल्कि उनके नेताओं ने इसका स्वागत किया। तो कांग्रेस पूरे विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आप इस कांग्रेस के उलझन को किस रूप में देखते हैं? मुझे तो रायपुर इस संबंध में रायपुर अधिवेशन का संदेश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। रायपुर अधिवेशन की जहां तक सवाल है, फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है यूपीए, उसको हम मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस आलाकमान अभी नहीं देख पा रहा है कि वो विभिन्न दलों को एक मंच पर लाकर एक भाजपा विरोधी एकता कैसे तैयार करेंगे, और उसका एक कारण भी है। देखिए, अभी त्रिपुरा में चुनाव था, नागालैंड और मेघालय में भी चुनाव था। तो त्रिपुरा में चुनाव के लिए उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से तालमेल किया, जबकि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से उनका संघर्ष होता है। यहाँ तक कि दोनों अलग अलग मोर्चों के नेता हैं, कभी वो सत्ता में रहते हैं, कभी वो सत्ता में रहते हैं। तो दोनों के बीच में गठजोड़ का कोई केरल के स्तर पर सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन त्रिपुरा में उन्होंने कर लिया। अगर उनके विधानसभा चुनाव बेहतर रहते हैं तो ये गठजोड़ त्रिपुरा में जो हुआ है वो लोकसभा चुनाव में भी होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में केरल में दोनों अलग अलग लड़ेंगे, कि लोकसभा चुनाव में केरल में दोनों नहीं मिल सकते। तो राज्यों के स्तर पर कांग्रेस को लगातार गठजोड़ करने होंगे, और वो गठजोड़ वो अभी आज की तारीख में नहीं कर सकती। ये पूरा साल राज्यों के चुनाव का है। 3 राज्यों के चुनाव तो हो गए, 2 तारीख को कल आ जाएंगे नतीजे उसके। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस गठजोड़ करने के लिए क्या नीतियां अख्तियार करती है। भाई, दिल्ली में उसका आम आदमी पार्टी से गठजोड़ नहीं हो सकता, पंजाब में उसका आम आदमी पार्टी से गठजोड़ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी अगर इन दोनों राज्यों में गठजोड़ नहीं करेगी तो बाकी जगहों पर गठजोड़ उसका हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस विपक्ष की अपनी किसी कार्यक्रम में बुलाती नहीं है, और बिल्कुल वो मानती है कि विपक्ष की एकता के लिए जो भी प्रयास होंगे उससे आम आदमी पार्टी को बाहर रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से अभी तेलंगाना है। तेलंगाना में आगे चल के जब चुनाव होंगे तो समस्या ये होगी कि भाई कांग्रेस को जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है या उसके साथ चुनाव लड़ना है। तो ये राजनीति की व्यवहारिक समस्याएं हैं। इन व्यवहारिक समस्याओं को हम लोग समीक्षक जो अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छाएं उनकी को प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि जैसे हम सोचते हैं उस तरीके से राजनीति में घटित होते हुए हम देखें, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो अभी ये उम्मीद करना कांग्रेस से कि अभी वो विपक्ष की एकता का कोई बड़ा ब्लूप्रिंट बना लेगी, उसे राष्ट्रीय मंच पे पेश करेगी, लोग दौड़ के उस मंच पे चढ़ जाएंगे, सब लोग हाथ उठाएंगे, उसके बाद सीटों का तालमेल शुरू हो जाएगा, अभी इसमें बहुत समय है। और हम लोगों को, मेरा तो मानना यह है कि अक्टूबर नवंबर के बाद इस साल में तब हमें सोचना चाहिए कि विपक्ष की एकता वास्तव में होगी कि नहीं होगी। आज की इस तारीख में तो विपक्ष की कोई एकता, जिस तरह की एकता हम लोग देखना चाहते हैं, वैसी होती हुई मुझे कहीं दिखती नहीं। जी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस अभी एक बड़ी जीत का इंतजार करेगी। जो कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ वो पूरे दम से लड़ेंगे, और शायद उसके बाद कमल, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, और यहाँ भी मैंने पब्लिक इंडिया के आपके मंच पे भी ये कहा है मैंने, कि अगर कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत जाती है, अगर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठजोड़ त्रिपुरा में अच्छा नतीजा निकालता है, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो कांग्रेस विपक्षी एकता करने के लिए ज्यादा माकूल स्थिति में होगी।
वो अपनी शर्तें भी लोगों से मनवा पाएगी और उसके पास इतना आत्मविश्वास भी होगा कि वो लोगों को बड़ा दिल करके बहुत सारे दलों को गुंजाइश भी दे सके। लेकिन अगर इन राज्यों में कांग्रेस के परिणाम उतने अच्छे नहीं होते हैं जितनी की कांग्रेस को उम्मीद है, उसके बाद तो फिर और बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस की बात मानना अन्य विपक्षी दलों के लिए। और ये शायद वो एक अलग नई भारत जोड़ो यात्रा की भी एक रूपरेखा आई है। हालाँकि वहाँ से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, पर बाद की मीडिया की खबरों से आई कि शायद वो ज़्यादा सक्रिय रहने की कोशिश करेंगे सड़कों पर, जिसके बारे में आपने पहले भी कहा था कि वो अपने आप में एक समाधान नहीं है, बल्कि कांग्रेस को नए आधार और नए तरह के नेताओं को, नए समूहों को अपने साथ जोड़ना होगा। तो निश्चित रूप से जो आज अभय जी ने अपनी बातचीत में रेखांकित किया कि जो कांग्रेस का महाधिवेशन था, उसने कांग्रेस में थोड़ी-सी हलचल तो पैदा की है, लेकिन उसको अभी बहुत दूरी तय करनी है, अपने आप को लगातार सक्रिय रखना है, संगठन में ऊर्जा भरनी है। जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनको सच में दिखाना है कि वो संगठन के स्तर पर जो समस्याएँ हैं, उनको हल कर सकते हैं। और वो अभी तक होता हुआ नहीं दिखता, जैसा कि अभय जी ने रेखांकित किया है। और इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं से आगे निकलते हुए कांग्रेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको कुछ बड़े राज्यों में चुनावी जीत मिले, तभी वह एक ऐसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में मजबूती से खड़ी हो पाए। अभी उसे इन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी है। तो आज की इस नए तरह की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।